नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश मिश्रा। मैंने टेंस सिखाने के उद्देश्य से एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आए और कॉन्सेप्ट समझ पाएँ, आपको पसंद आए। टेंस अर्थात काल या समय मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और ये प्रत्येक टेंस के भी 4 उपवर्ग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी होता है। सबसे पहले मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वर्ब का वह रूप होता है जिसमें कार्य का होना प्रकट होता है, लेकिन कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। अर्थात कार्य का पूरा होना या ना होना पूर्ण रूप से अनिश्चित होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से जुड़े हुए वाक्यों को हिंदी में कैसे पहचानें, तो इसे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि होता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जैसे कि राम बाजार जाता है, सीता खाना पकाती है, तुम क्रिकेट खेलते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं इत्यादि। इसके अतिरिक्त कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एम इज आर की सहायता से बने होते हैं। ये टू बी फॉर्म वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक्शन या कोई कार्य देखने को नहीं मिलता है। अर्थात इस प्रकार के वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना इत्यादि हमें दिखाई नहीं देता है। ये बहुत सरल वाक्य होते हैं, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक छात्र हो, आप एक होनहार लड़के हो आदि। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मुख्यतः 6 वाक्यों का निर्माण किया जा सकता है। पहला एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH फैमिली, पांचवा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और छठवा इंट्रोगेटिव निगेटिव विथ WH फैमिली। इन सभी वाक्यों के निर्माण के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, जिसे मैं क्रमशः बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम पहला वाक्य कैसे बनाया जाता है सीख लेते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्य बिना अभ्यास के नहीं सीखा जा सकता है। चाहे हम हों या आप, सभी को अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए सूत्र को समझना और याद रखना जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सभी को जानना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमें अंग्रेजी के शब्दों को अधिक से अधिक सीखना भी पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सब्जेक्ट या कर्ता क्या है। कर्ता अर्थात करने वाला। किसी वाक्य में किसी कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। जैसे कि आकाश आम खाता है, यहाँ पर आकाश कर्ता है जो खाने का कार्य करता है। इसके अलावा क्रिया वे सारे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का होने का बोध होता है। जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना आदि। इनकी संख्याएं अनगिनत होती है। कर्म, किसी क्रिया के विषय को ही कर्म या ऑब्जेक्ट कहा जाता है। विषय को, जैसे कि विशाल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ना क्रिया है और उसका विषय पुस्तक होता है। साथ ही साथ हम सब्जेक्ट के रूप में अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे IV जो कि फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, यू सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, तथा ही, सी, इट, दे या किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राहुल, निकिता आदि, ये सब थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। इनको जानना भी जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ आ गया हो। अब चलिए कुछ सरल वाक्यों का हम निर्माण कर लेते हैं। शुरू में हमें सरल वाक्यों को ही बनाना है, जिन्हें हम प्रतिदिन बोलचाल की भाषा में उपयोग में लाते हैं और नियमित रूप से कुछ दिनों के लिए
इन वाक्यों का अभ्यास भी करना है ताकि सारे नियम और सूत्र हमें अच्छे से याद हो सके। जैसे कि मैं प्रतिदिन पुस्तक पढ़ता हूँ। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट या कर्म है और पढ़ना क्रिया होता है। इसके अलावा और बहुत सारे वाक्य हैं, जैसे रानी खाना पकाती है, सीता सुंदर गाना गाती है, हम फुटबॉल खेलते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो आदि बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनका हम नियमित रूप से उपयोग में ला सकते हैं और नए नए वाक्य नियमित रूप से बनाना सीख सकते हैं। और हाँ, मुख्य क्रिया में एस या ई एस कब लगाया जाता है तो मैं बताना चाहूँगा कि थर्ड पर्सन वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, सी, इट आदि, इनके साथ मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर नाउन के सिंगुलर वर्ड्स, जैसे किसी का नाम, जैसे राम, सीता, गंगा आदि, इनके साथ भी मुख्य क्रिया में पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय एस या ई एस लगाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। और याद रखिएगा, आई, वी, यू और दे के साथ वाक्य बनाते समय मुख्य क्रिया में एस या ई एस बिल्कुल न लगाएं। एफर्मेटिव सेंटेंस में अधिकांश वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई कार्य होते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, इस वाक्य में हमें कोई मुख्य क्रिया देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा आप एक छात्र हो, यू आर अ स्टूडेंट, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राम इज़ अ गुड बॉय, ऐसे कई वाक्य होते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रकार के वाक्य होते हैं जिन्हें बनाना बहुत ही आसान होता है, हम इसे आसानी से बना सकते हैं। ऐसे ही हमें सरल सरल वाक्य अंग्रेजी में पहले बनाने सीखने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस प्रकार का वाक्य बनाते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मुख्य क्रिया वाले वाक्य होते हैं, उसमें निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डस नॉट या डू नॉट लगाया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें मुख्य क्रिया का जिक्र नहीं होता है। ऐसे वाक्यों को बनाते समय हमें इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट का प्रयोग करना होता है। ऐसे वाक्य जिनके सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे हो तो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट लगाया जाता है। इसके अलावा ही, सी, इट तथा किसी भी नाम जैसे राम है या सीता है, उनके साथ निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा डज नॉट लगाया जाता है। साथ ही साथ ऐसे वाक्यों को बनाते समय मुख्य क्रिया से एस या एस हटा लिया जाता है। ऐसे वाक्यों का कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गाते हैं इत्यादि। इसके अलावा सी डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाती है। सीता डज नॉट स्पीक, सीता नहीं बोलती है। इसके अलावा कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें एक्शन दिखाई नहीं देता है, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे आई एम, उसके साथ नॉट लगा दो डांसर, आई एम नॉट डांसर। यू आर नॉट स्टूडेंट, वी आर नॉट क्रिकेटर। ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि सहायक क्रियाएं डू, डस, इज, आर, एम, इसे हमेशा सब्जेक्ट्स के पहले ही लिखा जाता है। सब्जेक्ट्स जैसे ही, सी, राम, सीता, दे, यू, ये सब सब्जेक्ट हैं, उससे पहले हमें लगाना है। ये बहुत ही सरल प्रकार के प्रश्न होते हैं, इन्हें हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। इनका उत्तर हमेशा हाँ या ना में ही दिया जाता है। जैसे कि डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसका उत्तर यस या नो में ही दिया जाता है। हाँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। डज शी टेल अ स्टोरी, यस
शी टेल्स अ स्टोरी। एम आई टीचर? यस, आई एम अ टीचर। आर वी गुड स्टूडेंट? यस, वी आर गुड स्टूडेंट्स। इस प्रकार कई वाक्य हम बना सकते हैं। व्हाट क्या, व्हाई क्यों, व्हिच कौन सा, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, ये सारे शब्द WH फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इन सारे शब्दों का उपयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर विस्तार से दिया जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर हम शॉर्ट में हाँ या ना में नहीं दे सकते। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें विस्तृत रूप से या विस्तार रूप से देना पड़ता है। इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले हमें WH फैमिली के वर्ड्स को पहले रखना है। उसके बाद डू, डज या तो इज, आर, एम जो भी रखना है वो रख सकते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तत्पश्चात मेन वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ऐसे वाक्यों के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। व्हाई डू यू गो टू मार्केट, तुम क्यों बाजार जाते हो। व्हेन डू यू गो टू मार्केट, तुम कब बाजार जाते हो। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। इन प्रश्नों को उत्तर हमें विस्तार में ही देना पड़ता है। जैसे तुम कहाँ जाते हो सकता है मैं बाजार जाता हूँ, हो सकता है मैं कांकेर जाता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ। ऐसे इन प्रश्नों का उत्तर हमें विस्तार में ही देना पड़ता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड वाले क्वेश्चंस भी लगभग ऐसे ही बनते हैं। बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है तथा वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंकिंग अलॉट।